हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये एक बार नहीं, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सभी तरह के एग्जाम्स, वो चाहे रेलवे हो, वो चाहे एसएससी हो, या वो स्टेट के एग्जाम्स हैं जैसे स्टेट पीसीएस हो, ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस होंगे। चलिए, आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग टोटल 50 सवाल को देखेंगे और वन बाय वन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप इसको बनाइए, एक मौका आप लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा बात को जल्दी जल्दी करेंगे। अगर आपको हल करना है, आप वीडियो को पॉज करके आप हल कर सकते हैं। अगर समय का अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी वीडियो भाग रहा है, तो आप उसको पॉज करके पहले आप हल कर ले, इसके बाद आप आंसर को मैच करें। चलिए, हमारा जो फर्स्ट सवाल है वो क्या कर रहा है, इनमें किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है। 4 देश का नाम दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। बताना है कि किस देश का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से कम है, ठीक है। चलिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, फ्रांस होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रांस का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल से कम है। बाकी जो 3 देश है, कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। इसका मतलब हमारा 1 का राइट आंसर डी होने वाला है। भारत का जो स्थान है दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उसमें भारत का 7वां स्थान है। सबसे पहला जो है वो रूस है। आप ऐसे समझिए कि सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। रूस के बाद आता है स्थान कनाडा का, कनाडा के बाद आता है अमेरिका का, इसके बाद आता है चाइना का, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राजील और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देश का क्रम है घटते हुए क्रम में, और इसके बाद आता है इंडिया। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में कनाडा, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हैं जो कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। एक फ्रांसी एक ऐसा देश है जो कि भारत से क्षेत्रफल में छोटा देश है। तो हमारा 1 का राइट आंसर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे क्या, भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है। भारत का जो प्राइम मेरिडियन है ना, मानक देशांतर रेखा का मतलब प्राइम मेरिडियन समझिए इसको, वो किस नगर से गुजरती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और इलाहाबाद। आप पहले इसको हल करें। थोड़ा जल्दी जल्दी में हम जा रहे हैं इसलिए कि टोटल 50 सवाल करने हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए इलाहाबाद, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास नैनी एक जगह है जहां से भारत का मानक देशांतर रेखा गुजरता है, ठीक है ना। 82.5 डिग्री ईस्ट पर, ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट पर भारत का जो मानक देशांतर रेखा है, प्राइम मेरिडियन जो है, वो गुजरता है इलाहाबाद के नैनी के समीप से। तो हमारा राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए, यानी कि 2 का हमारा राइट आंसर डी होगा। आइएगा नंबर 3 सवाल क्या कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, अभी जस्ट बात किया गया है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले बात किया गया है। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें पोजीशन जो है वो 7वां होना चाहिए, ठीक है। हमारा 3 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर मूव करते हैं। कह रहे कि निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। 4 राज्य का नाम दिया गया है, इसमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य आपको चुनना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत और बहुत इजी सवाल है। थोड़ा सा भी अगर आपको अगर ज्योग्राफी का अगर जानकारी है तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, ये 4 राज्य में सबसे छोटा राज्य का आपको नाम बताना है। तो वो राज्य है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड जो है वो इन 4 में सबसे छोटा राज्य है, यानी कि हमारा 4 का राइट आंसर हमारा डी होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र शिव समुद्र में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। भारत का जो फर्स्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो शिव समुद्र में स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए, ऑप्शन दिया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
ठीक है ना। ये चार में से आपको चुनना है कि शिव समुद्रम जो जल विद्युत लगाया गया है वो किस राज्य में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। 5 का राइट आंसर बी होगा, आंसर कर्नाटक होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। अक्सर आप सुनते हैं भारतीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग, हमेशा न्यूज़पेपर में भारतीय मौसम विभाग के अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हर दिन आता रहता है ना, भारतीय मौसम विभाग का अपडेट आते रहता है। आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। ठीक है ना, ऑप्शन में है नई दिल्ली में, नागपुर में, जोधपुर में और पुणे में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होना चाहिए। 6 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। चलिए आते हैं आगे की ओर। करे क्या कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। सुनामी वार्निंग के लिए एक नोडल सेंटर बनाया गया है और ये किस शहर में ये स्थित है ये बताना है आपको। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में और पोर्ट ब्लेयर में। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए हैदराबाद, वो होना चाहिए हैदराबाद, यानी कि हमारा 7 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में करें कि कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है, यानी कि उस स्थान के तीनों ओर सागर है। ठीक है ना, तीनों ओर वो सागर से घिरा हुआ है। मुंबई, कोलकाता, कन्याकुमारी और गुजरात, ये 4 स्टेट में चार शहर में एक शहर का चुनाव करना है जो 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए, बहुत आसान सवाल है, एकदम मतलब ये स्कोरेबल सवाल है, आप जरूर इसको आप बनाएंगे। इसका राइट आंसर कन्याकुमारी होना चाहिए। ठीक है ना, कन्याकुमारी अगर आप देखेंगे, अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे तो कन्याकुमारी जो है वो एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर और एक तरफ हिंद महासागर। ठीक है ना, ये 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा 8 का राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो शहर हैं मुंबई वो केवल अरब सागर से है, गुजरात जो है वो केवल 1 साइडेड से है, तो इसमें केवल कन्याकुमारी ही है जो कि 3 तरफ से वो समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए, भारत में चक्रवात की संभावना किस समय अधिक होती है। चलिए पूछा गया है कि भारत में चक्रवात की संभावना किस समय अधिक होती है, जनवरी में, फरवरी में, अक्टूबर में और अप्रैल में। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही फंडामेंटल सवाल। ठीक है ना, ये बहुत ही फंडामेंटल सवाल है भारतीय मानसून से रिलेटेड। अक्सर आप देखते हैं कि जनवरी, फरवरी और अप्रैल में क्योंकि चक्रवात नहीं आते, इसलिए कि निम्न दाब बन नहीं पाता है, क्योंकि निम्न दाब बनने के लिए ना टेम्परेचर जो जल का और पानी का ना, थर्मल और जो एक्वाटिक टेम्परेचर है इसमें अंतर होना चाहिए। लेकिन चूंकि जनवरी, फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक में तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, जबकि निम्न दाब के लिए, लो प्रेशर बेल्ट के लिए टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये चला जाता है अक्टूबर महीने में। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में भारत में साइक्लोन से संबंधित एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा राइट आंसर सी होना चाहिए। 9 का राइट आंसर सी होगा। आइए, निम्नलिखित इनमें से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है ना, आपको सूखा बताना है कि किस राज्य में सूखा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और उत्तराखंड, ये 4 में से एक का चुनाव करना है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक सूखाग्रस्त होता है। बहुत ही फंडामेंटल सवाल है ये और आसान सवाल है, ये सब आसान कैटेगरी के सवाल है। देखिए, पश्चिम बंगाल में काफी बारिश होती है तो सूखा होने की संभावना यहाँ पर ना के बराबर है। उत्तराखंड में भी बारिश बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, हिमालयन स्टेट है ये, तो यहाँ बारिश अच्छा मिलता है आपको। पंजाब में भी बारिश होती है, लेकिन जो गुजरात का जो क्षेत्र है ना, ये एक ड्राई क्षेत्र है ना, गुजरात का बड़ा भाग जो है ना वो ड्राई है। इसका मतलब है कि यह सूखा से सर्वाधिक जो राजस्थान और गुजरात 2 भारत के ऐसे स्टेट है जो कि ड्राई स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ड्राई का मतलब है कि वहां पर बारिश है ना होता है, लेकिन पर्याप्त रूप से नहीं होता है और साल भर में अधिकांश जो समय होता है वो सूखा ही रहता है। तो हमारा इसका 10 का राइट आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक है, 10 का राइट आंसर बी होना चाहिए। चलिए, कह रखे कि भारत में लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन है। भारत में लाल मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन है। दक्षिणी पठार का पूर्वी भाग, मेघालय, दक्षिणी पठार का पश्चिमी भाग और राजस्थान। किस क्षेत्र में ना ज्यादातर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिणी पठार का पूर्वी भाग। दक्षिणी पठार का जो पूर्वी भाग है इसमें लाल मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो इसका मतलब 11 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए, किस मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये सवाल ओवर रिपीटेड सवाल है, ये सवाल एक बार नहीं, सवाल ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है।
ठीक है ना, कि किस मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की अपूर्व क्षमता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें राइट आंसर होना चाहिए काली मिट्टी। काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि वो नमी को ना वो खोता नहीं है, और इसी वजह से इसमें कपास की बहुत अच्छी फसल होती है। ठीक है ना, इसको ज्यादा पटवन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा राइट आंसर 12 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में करें कि महाराष्ट्र और गुजरात की मिट्टी किस वर्ग की मिट्टी है? ज्यादातर भाग में राजस्थान गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी। इसमें से एक मिट्टी का चुनाव करना है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में ये ज्यादातर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए काली मिट्टी। ठीक है ना, इसलिए इन क्षेत्रों में कपास की अच्छी खेती होती है। ठीक है ना, काली मिट्टी आप ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र का एक बड़ा भाग काली मिट्टी से ढका हुआ है। तो 13 का राइट आंसर डी होना चाहिए। आइए, इनमें कौन मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? अभी आपको आंसर दे दिया गया है ना, कि कपास की खेती के लिए सबसे जो एप्रोप्रिएट मिट्टी है, जो सबसे बढ़िया मिट्टी है, वो काली मिट्टी है। ठीक है, यानी कि हमारा 14 का राइट आंसर बी होगा। बच्चों आप पहले इसे करें, बहुत तेजी से अगर ये वीडियो जा रहा है तो आप इसको पॉज कर ले, आवाज सुने, पॉज करें आंसर के लिए, फिर आप इसको ओपन करके फिर आंसर देख ले। इनमें किस क्षेत्र में घना वन मिलता है? घना वन का आपको एरिया बताना है। ठीक है ना, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में और अंडमान निकोबार में। जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार का लगभग 87% भाग एरिया जो है ना, वो समझिए कि वो वन से कवर है, वन से ढका हुआ है। करके इनमें से किस क्षेत्र में घना वन मिलता है? और वो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार के लगभग 87% एरिया में वन है और वो घने जंगल है। ठीक है, यानी कि हमारा 15 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। करे कि महोगनी है ना, एक तरह का वृक्ष है। ठीक है ना, किस वन का प्रमुख वृक्ष है? किस प्रकार के वन में महोगनी मिलता है आपको? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन। चीर हरित वन मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, है ना, इसको कहेंगे है ना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डिसाइडुअस फॉरेस्ट। चलिए, इसके बाद है पर्वतीय वन, और इसके बाद है जवार वन, मतलब टाइडल फॉरेस्ट। जवार वन का नहीं समझ में आता तो आप इंग्लिश समझे, टाइडल फॉरेस्ट। पूछा क्या है कि महोगनी जो वृक्ष है वो किस प्रकार के वन में आता है? 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है ना, 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चीर हरित वन में ये मुख्य रूप से ये मिलने वाला ये पौधा है, यानी कि हमारा 16 का राइट आंसर हमारा ए होने वाला है। आइए 17 में करें कि इनमें कौन सा राज्य मैंग्रोव वन का नहीं है? मतलब मैंग्रोव वहां नहीं होता है। मैंग्रोव का मतलब टाइडल फॉरेस्ट में आपको पढ़ना है। मैंग्रोव क्या करते हैं? ये समुद्र से, जो समुद्र के पास माना, ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, आप ऐसा समझिए। मैंग्रोव, इसमें पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव है ना, आंध्र प्रदेश में भी मैंग्रोव वन है, उड़ीसा में भी है, लेकिन असम में नहीं है। तो पूछा है क्या कि इनमें से कौन सा राज्य मैंग्रोव वन का नहीं है? तो वो है आपका असम, यानी कि हमारा 17 का राइट आंसर ये होना चाहिए। आइए नंबर 18 में करें क्या, ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहां मिलता है? ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान कहां मिलता है? 4 जगह का नाम दिया गया है, मुंबई में, कोलकाता में, रांची में और दिल्ली में। सबसे अधिक तापमान अगर इन 4 शहरों में कहा जाए ग्रीष्मकालीन समय में, तो सबसे ज्यादा तापमान मिलता है दिल्ली में। दिल्ली में ठंडा भी बहुत होता है और तापमान बहुत ज्यादा भी होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि 18 का राइट आंसर हमारा डी होने वाला है। चलिए 19 में आते हैं। इनमें वृष्टि छाया क्षेत्र कौन है ना, मतलब आप ऐसा समझिए कि किस क्षेत्र में वृष्टि पड़ने से कम बारिश होती है, आपसे यह सवाल पूछा गया है। वृष्टि छाया के अंतर्गत कौन सा इसमें से शहर आता है? चलिए, पटना, दिल्ली, शिलोंग और भुवनेश्वर। बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है, इसका आंसर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका राइट आंसर शिलोंग होना चाहिए। देखिए, शिलोंग के पास ही आपका माउंसी रामन है मेघालय में, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है दुनिया भर में। लेकिन जो शिलोंग का जो क्षेत्र है ना, वो पर्वत के, वहां जो पर्वत है वहां के कारण वो वृष्टि छाया में वो पड़ जाता है, जिसके कारण ये जो है ना हमेशा सूखाग्रस्त रहता है। आप ऐसा समझिए, ये एक ऐसा जगह है जिसके, जो मेघालय
की राजधानी है, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। मेघालय में जबरदस्त वर्षा होती है, लेकिन शिलोंग इसका एक अपवाद है, ठीक है ना। ये इसमें वृष्टि छाया पड़ जाता है। वृष्टि छाया का मतलब है कि आप अगर ऐसे पर्वत लेते हैं, अगर आप ऐसे पर्वत लेते हैं, ठीक है ना, इस तरफ आप ऐसे समझिए कि इस तरफ वर्षा हो रही है, ठीक है ना, इस तरफ वर्षा हो रही है, और यहाँ पर एयर जाने के बजाय, हवा जाने के बजाय, मानसूनी एयर जाने के बजाय यहाँ से उठ जा रही है। और ये जो क्षेत्र है जहां पर शिलोंग को दिखाया गया है ना, ये वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है, जिसके कारण पर्याप्त बारिश नहीं हो पाती है, ठीक है ना। हवा यहीं से डाइवर्ट हो जाता है, यहाँ उतरने के बजाय यहीं से डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण ये वृष्टि क्षेत्र में पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर शिलोंग होना चाहिए। 19 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइए नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? मतलब वहां पर सबसे ज्यादा चीनी होता है। बहुत सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा। इसमें से बताना है कि किस राज्य को हम चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होना चाहिए उत्तर प्रदेश, है ना। 20 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। आइए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी लंबाई अधिक है? आपको सबसे लंबा इसमें से नदी को चुनना है। कृष्णा नदी, महानदी, कावेरी और चंबल। तो इन चार ऑप्शन में जो नदी हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे जो लंबा नदी है वो कृष्णा नदी है ना। इसमें से सबसे जो लंबा नदी वो कृष्णा नदी है। 21 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइए इनमें कौन सा नदी गोवा में बहती है? चलिए, चार नदी का नाम दिया गया है जो कि गोवा में, उसमें से एक का चुनाव करना है जो गोवा में बहती है। तो उसमें से एक जुआरी, ऑप्शन बी में है बेदली, सी में है माही और डी में है कालिंदी। इसमें जो जुआरी जो नदी है, ठीक है ना, ये गोवा में बहने वाली नदी है, यानी कि हमारा 22 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। 22 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा 23 में। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं लगी है। अगर आप मैप को देखेंगे, भारत का पॉलिटिकल मैप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ की सीमा महाराष्ट्र के साथ है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है, उसकी सीमा लगती है, उड़ीसा के साथ भी है, लेकिन बिहार के साथ नहीं है। इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। 23 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए करें कि निम्नांकित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो मैच नहीं है, आपको वो खोजना है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझिए कि नेशनल पार्क से संबंधित आपको सवाल एक ना एक जरूर मिलेंगे, और इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो महाराष्ट्र में है, वो गुजरात में नहीं है। आपको ये समझना है, आपको इसमें से सुमेलित नहीं है वो चुनाव करना था, ठीक है ना। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है, दिस इज ओके। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, ये भी सही है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ना होकर के महाराष्ट्र में है, यानी कि हमारा जो 24 का राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। आइए 25 में आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जनजाति और उसकी स्थिति को देखना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, अंगामी जो जनजाति है नागालैंड में है, ये ऑप्शन एक ये है। बिरहोर झारखंड की एक जनजाति है। खासी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये जनजाति है। और टोडा जो है वो तमिलनाडु की एक जनजाति है। इसमें से एक वैसी जनजाति का चुनाव करना है जो कि वहां पर वो स्थित नहीं है, जो दिखाया गया है। बच्चों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए खासी। खासी जो जनजाति है ना, ये मेघालय में पाई जाती है। ये जो जनजाति है ना, ये मेघालय में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि हमारा राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। ओके, चलिए बाकी टोडा तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है। अंगामी नागालैंड की प्रमुख जनजाति। बिरहोर भी झारखंड में मिलता है। लेकिन खासी का जो अरुणाचल प्रदेश जो पेयर दिया ना, ये रॉन्ग पेयर है, ठीक है ना। इसका राइट पेयर मेघालय के साथ होना चाहिए। चलिए, गारो, खासी और जयंती आपने पढ़ा होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? पूर्वी तट पर नहीं है, आप ऐसे समझिए, ठीक है ना। पूर्वी तट पर नहीं है वो है, इसमें से एक का चुनाव करना है कि जो पूर्वी तट पर नहीं है ना। चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, कांडला, ठीक है। इसका राइट आंसर कांडला होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो कांडला होना चाहिए, ठीक है ना। कांडला जो चीज है वो क्या है? कांडला जो है वो भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। 26 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 27 में कह रहे क्या प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना
है ना, किससे संबंधित है। आप इसको पहले खुद से बनाइए, इसके बाद फिर हम इसको लेकर बात करेंगे। पहले आप इस प्रश्न को खुद हल कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए। आपको यह बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री जो भारत जोड़ो परियोजना है वो किससे रिलेटेड है। चलिए, अगर आपने बना लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए राजमार्गों के विकास से। ठीक है ना, राजमार्गों के विकास से भारत प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना जुड़ा हुआ है राजमार्गों के विकास से। इसका मतलब है कि हमारा 27 का राइट आंसर हमारा होना चाहिए डी होना चाहिए। आइए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ये योजना है, ठीक है ना, भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो इसमें किस चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग होगा, प्रमुख वायु मार्ग होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना होगा, है ना, कि स्वर्ण व्यापार का मार्ग होगा। इसमें से क्या इसका आंसर होना चाहिए। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से ये रिलेटेड है। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से रिलेटेड है। हमारा 28 का राइट आंसर सी होगा। आइए 29 में, कोंकण रेलवे जोड़ता है, इन दो क्षेत्रों को कोंकण रेलवे जोड़ता है, मुंबई से मनमाड़ को, रोहा से मैंगलोर को, मंगलोर से कोच्चि को और मुंबई से पुणे को। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना, रोहा से मैंगलोर, रोहा जो है वो महाराष्ट्र में है, रोहा जो है वो महाराष्ट्र में है और मैंगलोर जो है कर्नाटका में है। यानी कि ये चलता है, कोंकण रेलवे जो कनेक्ट करता है वो रोहा, है ना, महाराष्ट्र के रोहा से ये कर्नाटका के मैंगलोर को ये कनेक्ट करता है। ये 4 राज्यों से गुजरता है। कोंकण रेलवे जो है ना ये 4 राज्यों से गुजरता है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, गुजरात है। ये 4 राज्यों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है ना, सॉरी, महाराष्ट्र है, केरल है, ठीक है ना, गोवा है और कर्नाटका है। ये 4 राज्यों को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये 29 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। आइए आगे देखा जाए, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। मतलब यूनेस्को के धरोहर के रूप में शामिल है। एक बार प्रश्न को फिर से सुना जाए, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को, मतलब 2 रेलवे स्टेशन को एक रेल लाइन जोड़ रहा है, इसको यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच रेल लाइन, इलाहाबाद और वाराणसी के बीच रेल लाइन, चलिए मुंबई और थाने के बीच का रेल लाइन, अमृतसर और लुधियाना के बीच का रेल लाइन। किन 2 जगहों के बीच के रेल लाइन को यूनेस्को ने अपने धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच, है ना। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच जो रेल लाइन है इसको यूनेस्को ने अपने धरोहर के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आइए 31 में, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। सबसे अधिक समुद्री तट लंबा वाला राज्य जो है ना वो गुजरात है। सबसे लंबा जो समुद्री तट है वो गुजरात है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है। यानी कि नंबर 1 हमारा गुजरात है, सेकंड में आंध्र प्रदेश है। यानी कि हमारा 31 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए, ये सवाल जो है ना कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो वो है आपका गुजरात। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, ये किसका विशाल भूखंड था। ठीक है ना, चलिए आप ऑप्शन दिया है, जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, है ना, जिसे कहते हैं, पहले, है ना, पहले ये विशाल भूखंड का भाग था जो बाद में अलग हो गया वहां से। ठीक है ना, और इसका राइट आंसर होना चाहिए गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था जो कि बाद में वो इससे ड्रिफ्ट हो गया, अलग हो गया। यानी कि हमारा 32 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइए 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। सबसे नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है भारत के अंदर में वो है आपका, पहले आप बनाइए, थोड़ा सा समय लीजिए इसके लिए, इसके बाद फिर देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
चलिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इसका राइट आंसर गोंडवाना होना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे आधुनिक है इन चारों में, ठीक है। धारवाड़, विंध्यन, कुडप्पा, ये सबसे आधुनिक है गोंडवाना लैंड। चलिए, तो यानी कि 33 का आंसर हमारा डी होना चाहिए। आइएगा 34 में, भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसमें से देखिए 4 द्वीप का नाम दिया गया। माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, अंडमान द्वीप बहुत फेमस द्वीप है, आप जानते हैं, लक्षद्वीप, ये सब द्वीप है, और सालसेट ये भी द्वीप है। लेकिन सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा द्वीप है? सबसे ज्यादा आबादी है सालसेट लेक में, सबसे ज्यादा आबादी है सालसेट लेक में। 34 का राइट आंसर डी होना चाहिए। चलिए, करे कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी के बारे में पूछा गया कि किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू एवं कश्मीर में और उत्तराखंड में। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों? इसका राइट आंसर उत्तराखंड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर उत्तराखंड होना चाहिए। 35 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइए, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? यानी कि लेह जाने का रास्ता किस दर्रे से होकर आप गुजरेंगे? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए जोजिला, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए जोजिला। जोजिला दर्रा से आप मतलब कि आप जा सकते हैं, लेह तक जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यानी कि हमारा 36 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। आइएगा 37 में, भारत की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? एक वैसा पर्वत श्रेणी का नाम बताना है जो सिर्फ एक ही राज्य में फैली है। क्या अरावली है? नहीं, क्योंकि अरावली 4 स्टेट से गुजरता है, उसमें हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक है ना। 4 स्टेट है जिससे होकर के अरावली गुजरता है। सतपुड़ा नहीं, ठीक है ना। केवल एक राज्य में आपको वो बताना है, पर्वत श्रेणी बताना, सह्याद्री नहीं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए अजंता, ठीक है ना। अजंता केवल महाराष्ट्र में है। अजंता का फैलाव है ना, ये सिर्फ महाराष्ट्र में है और दूसरे राज्यों में ये नहीं है। तो इसका मतलब है कि 37 का राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए, डोडा बेटा चोटी स्थित है। एक चोटी का नाम है जिसका नाम है डोडा बेटा चोटी स्थित है। कहां पर? ऑप्शन में दिया गया अन्नामलाई पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है नीलगिरी पहाड़ियों में, फिर सी है विंध्याचल श्रेणी में, और डी है सतपुड़ा श्रेणी में। इसको बच्चों फटाफट किया जाए। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है ना। डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए, 38 का आंसर जो होगा वो बी होगा। आइएगा 39 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं खोजना है, ठीक है ना। चलिए, माना एवं नीति, बोमडीला, जेलेपला और सिपी किला, ठीक है ना। तो इसमें से जो आपको जो चुनना है वो है आपका इसका जो राइट आंसर आप पहले चुनिए, इसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, अगर बना लिया है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए सिपकिला। सिपकिला जो है ना वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है। वो ये जो है ना, ये जो दर्रा या पास इसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि तिब्बत से ये कनेक्ट करता है, ये तिब्बत को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी सब ठीक है। माना और नीति जो है ये पासेस उत्तराखंड में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। जेलेपला सिक्किम में, ये ठीक है। लेकिन सिपकिला जो है ना वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में है। यानी कि हमारा 39 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। आइए 40 में, इनमें कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर नहीं बहने वाली नदी के बारे में कहना, जो पश्चिम की ओर नहीं बहे। चलिए, तो इसमें पहले आप कीजिए, सबसे पहले आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती और पेरियार। इसका बच्चों राइट आंसर होना चाहिए कृष्णा होना चाहिए, ठीक है ना। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। बाकी नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पेरियार भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन जो कृष्णा है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। यानी कि हमारा 40 का राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए। आइए, इसमें आते हैं हम 41 में, किस मिट्टी में लोहे का अंश मिलता है और जिसके कारण ये मिट्टी लाल होती है? तो आंसर तो आपको बता दिया गया है ना। लोहे का अंश मिलता है और लोहे के कारण कोई भी चीज, हमारा ब्लड क्यों लाल है भाई? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, तो वो भी तो आयरन ही है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? हमारा आंसर लाल होना चाहिए। लाल मिट्टी में लोहे का अंश मिलता है। 41 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए, इनमें कह रहा है कि इनमें कौन विशेषता लेटेराइट मिट्टी की नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यह पक्की ईंट की तरह लाल रंग की होती है, ऑप्शन ए। चलिए, यह बहुत उपजाऊ होती है, ऑप्शन बी। यह अधिक वर्षा वाली पठारी भूमि पर मिलती है, ऑप्शन सी।
और इसमें जल ग्रहण करने की अधिक क्षमता है, ऑप्शन डी। इसका बच्चों राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। बहुत उपजाऊ नहीं होती है, ठीक है ना, ये बहुत उपजाऊ नहीं होती है। इसमें मोटे अनाज, ज्यादातर लेटेराइट मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। 42 का राइट आंसर हमारा बी होगा, 42 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 43 में, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? बिहार का कौन सा रैंक आता है जूट उत्पादन में? चलिए ऑप्शन दिया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए द्वितीय, ठीक है ना। ये दूसरा स्थान है बिहार का जूट उत्पादन में। पहला जो स्थान है, जो फर्स्ट पोजीशन है जूट उत्पादन में, ठीक है ना, पहला जो स्थान है वो पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 43 का राइट आंसर बी होना चाहिए। आइए 44 में, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और बघेलखंड का पठार। बहुत आसान सवाल और बहुत ही रिपीटेड सवाल, बहुत बार ये पूछा गया है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहते हैं। ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो किसी आप किताब से पढ़िएगा, ये जरूर मिलेगा। और इसका राइट आंसर होना चाहिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को खनिज, भारतीय खनिज का भंडार माना जाता है, ठीक है ना। ये 44 का राइट आंसर क्या होगा भाई? 44 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइए 45 में, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला जो है उसमें किस लौह अयस्क का खनन होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हेमेटाइट, ठीक है ना। बैलाडीला से हेमेटाइट का खनन किया जाता है। चलिए करके तातीपाका है ना तेल शोधनशाला अवस्थित है। ये तातीपाका तेल शोधन रिफाइनरी है ना, तेल शोधन नहीं समझ में आ रहा तो आप रिफाइनरी समझिए, ये कहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। 46 का राइट आंसर डी होगा। आइए करके निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है? सर्वाधिक सोलर एनर्जी उत्पन्न करने वाला, इनमें से 4 में से सर्वाधिक सोलर एनर्जी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चों कर्नाटका, ठीक है ना। चलिए यानी कि हमारा 47 का राइट आंसर बी होगा। आइए नंबर 48 में, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? फोसिल फ्यूल नहीं है। आप ऐसे समझिए इसको, इंग्लिश में अगर कहें तो फोसिल फ्यूल नहीं है। चलिए ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। आप जब इसका राइट आंसर खोजेंगे तो आपको मिलेगा इसका राइट आंसर यूरेनियम मिलेगा, ठीक है ना। यूरेनियम है ना फोसिल फ्यूल के अंतर्गत नहीं आता है। फोसिल फ्यूल कौन होते हैं? जो कि भूमि के नीचे पेड़ के दब जाने से, जानवर के नीचे दब जाने से जो जीवाश्म बने वही बाद में कोयला में कन्वर्ट हुए, वही बाद में पेट्रोल बने, वही बाद में प्राकृतिक गैस बने, तो ये फोसिल फ्यूल कहा गया इनको। लेकिन ये बात यूरेनियम के साथ लागू नहीं होती है। आइए भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? यानी कि भिलाई स्टील प्लांट को भारत सरकार और एक देश ने मिलकर बनाया। उस देश का नाम बताना है जो भारत के साथ मिलकर के भिलाई स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया, स्थापित किया। और वो देश है रूस, और वो देश है रूस, ठीक है ना। रूस और भारत ने मिलकर के है ना भिलाई स्टील प्लांट का गठन किया। चलिए इसका मतलब है कि हमारा 49 का राइट आंसर हमारा सी होगा, सॉरी ए होगा, है ना। 49 का राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए डालमिया नगर जाना जाता है? रेशम के लिए, सीमेंट के लिए, चमड़ा के लिए और जूट के लिए। बहुत आसान सवाल है, इसको कोई भी कर सकता है। और इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, सीमेंट, है ना। डालमिया नगर जो है वो सीमेंट के लिए फेमस है। तो 50 का राइट आंसर हमारा बी होगा। बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 50 सवाल को देखा है, जो कि बहुत ही बेसिक नेचर के सवाल हैं। लेकिन आपका ये एमसीक्यू का अभी सीरीज आप जारी रहेगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जीके हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे काइंडली सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।